हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे जैसा मैंने वादा किया था। और लगातार 30 मिनट्स वीडियो की सीरीज चल रही है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स। आइए मेरे साथ बने रहिए। किताब कॉपी साथ ले लीजिए, मतलब कॉपी साथ ले लीजिए। जो मैं बताऊं उसको नोट करते जाइएगा। सारे कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से आपके वन शॉट में ही रिवाइज होने वाले हैं। चलिए बात को शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बना दी है, जहां पर ये दिख रहा होगा। ये डिटेल्ड वन शॉट भी हाजिर है आपके सामने। पीवाईक्यूज, एमसीक्यू, डेरिवेशन सब मिल जाएगा। और इसके लिए देखिए नीचे मैंने एक बुकलेट टाइप की लगा दी जिसमें वन शॉट, पीवाईक्यू, डेरिवेशंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू, बाहुबली सीरीज, इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसी एक शीट के अंदर किसी भी वीडियो के सामने आप प्ले बटन पर क्लिक करेंगे, ये वीडियो ओपन हो जाएगा। यानी सब कुछ क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। आप अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं। कुछ बच्चों को चाहिए होता है प्रेजेंटेशन, तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। आप नोट्स उससे आराम से बना सकते हैं। आपके लिए दो इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं। एक है 10 साल के पीवाईक्यूज जो कि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज हैं, 10 इयर्स फुली सॉल्व्ड हैं। 12th पीसीएम का जस्ट आपको 299 में मिलने वाला है। बाजार में एक किताब भी लेने जाते हैं तो आपको पड़ती है 300-400 रुपए की। यहां तीनों सब्जेक्ट 12th पीसीएम या 12th पीसीबी आपको 299 में मिल जाएगा। साथ में ये ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक आपके सामने हाजिर है सभी तरह के, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं। एमसीक्यू है, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, सब की सब प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट का पीसीएमबी का जस्ट 499 में। और ध्यान दीजिए कि आप कहीं और किसी किताब को लेने जाएंगे तो 700-800 की एक बुकलेट मिलती है एक सब्जेक्ट की, फिजिक्स की ही। यह चारों सब्जेक्ट आपको 499 में मिल रहा है। जो बच्चे इसको लेने में इंटरेस्टेड है वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। स्टोर सेक्शन में जाके परचेस करके इसमें पढ़ाई आगे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आज की पढ़ाई की, यानी जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि जो स्पेस होता है किसी मैग्नेट के आसपास, जहां हम उसके मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? कोई मैग्नेटिक चीज लाते हैं और उसमें वो फोर्स लगाता है, तो इससे साबित होता है कि वहां उसका इन्फ्लुएंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसका सिंबल है बी। जैसे कि ये वेक्टर है तो बी के ऊपर एक एरो लग गया है। एसआई यूनिट होती है इसकी टेस्ला, तो आपके सामने है, ये ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड टेस्ला इज एसआई यूनिट। जो अर्स्टड साहब थे, देखिए पहले ये समझा जाता था कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग हैं, आपस में जुड़े नहीं हैं। लेकिन 1820 में अर्स्टड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां ये साबित किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट से पैदा किया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट था, आपको मालूम होगा। यहां पर करंट को जो फ्लो कराया गया तो ये जो कंपास था अपनी जगह से हिल गया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिक्के के एक ही दो पहलू है, मतलब एक हेड है, एक टेल है, अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही मामला है। करंट से मैग्नेटिक फील्ड आप पैदा कर सकते हैं। ये एक जबरदस्त डिस्कवरी थी जिसने अपने सोचने, साइंटिस्टों के सोचने के तरीके को बदल दिया बिल्कुल। उसके बाद देखिए आता है बायो-सावर्ट लॉ। अगर हम ये जान जाएं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फिजिक्स तो तभी बनेगी। तो ये बायो-सावर्ट लॉ यही बताता है कि एक करंट एलिमेंट क्या होता है? आईडीएल, बहुत छोटा सा पोर्शन। आईडीएल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डीएल का जो डायरेक्शन है वो करंट की ही डायरेक्शन में लिया जाता है। तो आई जैसे एक वायर दिखाया, करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर डीएल ये पोर्शन ले लिया। ये पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, डीबी के बराबर। कितना बनेगा? ये देखिए एंगल थीटा है इस डीएल वेक्टर से, ये डीएल वेक्टर है यहां पर देखिए, और ये आर है इससे दूरी, तो ये थीटा एंगल बन रहा है। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड के हिसाब से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और वेक्टोरली आपके सामने लिखा हुआ है डीएल क्रॉस आर के फॉर्म में जाएगा। यहां पर जो म्यू नॉट होता है ये परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷ जरूर याद करके रखें। और बायो-सावर्ट लॉ से ही एक फंडा, जैसे कूलॉम्स लॉ था ना इलेक्ट्रिसिटी में, बायो-सावर्ट लॉ में मैग्नेटिज्म के लिए ये वैसा ही रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको बताता आइडियल कितना बनाने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके यहां पूछा जाता है। डायरेक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे? देखिए इसी में जो हम लोगों ने बातचीत की थी उसमें डीएल क्रॉस आर का फैक्टर था। डीएल क्रॉस आर क्या होता है? इसमें वेक्टर वाला रूल लगा देते हैं, एल से और के राइट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो आप क्या करिए, यहां पर देखिए डीएल है ना, ये इस डीएल से
आर की डायरेक्शन में राइट हैंड का पंजे को घुमा दीजिए। देखिए मेरी तरफ, ये डीएल से आर की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, और ये अंगूठा अंदर की तरफ जाना ये साबित कर रहा है कि बेटा ये जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। मैं जरा कलर बदल लेता हूं, ये कलर थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा है, ये थोड़ा सा दिख पाएगा शायद। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। आप जानते हैं ऐसे निशान बनाते हैं तो इसका मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन में, आगे मैंने समझाया भी है। तो यहां पर इसका डायरेक्शन वेक्टर वाले रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से आप शानदार तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए एक रिलेशन होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी के बीच में। ये क्या है? सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, म्यू नॉट क्या है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट जैसा आपने पढ़ा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका बड़ा न्यूमेरिकल में भी काम आता है बेटा, और ये कहीं भी लग सकता है, तो इस रिलेशनशिप को जरूर अच्छे से याद करके रखिए। अगली बात करते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर से। अब ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर या तो फाइनाइट लेंथ का होगा या इनफाइनाइट लेंथ का होगा। अगर ये फाइनाइट लेंथ का है तो समझ लीजिए इसके, ये मान लीजिए पी पॉइंट पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे आर 90 डिग्री पर, आर डिस्टेंस दूर पर कोई पी पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना चाहते हैं। अगर इसके कोनों को हम मिला दे, कॉर्नर्स को, और ये एंगल बन रहा है φ2, ये एंगल बन रहा है φ1, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता है म्यू नॉट अपॉन आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साई φ1 प्लस साइन φ2। अब तेजी से सवाल निकालने के लिए कभी कभी ये एंगल दिए रहते हैं θ1 θ2, तो मैंने ये फॉर्मूला इसके फॉर्म में भी लिख दिया है। अगर ये θ1 θ2 एंगल कंसीडर करेंगे तो यहाँ साइन φ1 साइन φ2 की जगह cos θ1 cos θ2 आ जाएगा, आपका जल्दी कैलकुलेशन बन जाएगा। अगर यही जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए तो ये जो एंगल्स होते हैं φ1 φ2 ये बन जाते हैं 90 डिग्री, और फॉर्मूला आ जाता है कैसा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। ये किसके लिए है बेटा? ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट लेंथ के लिए, यानी कि बहुत लंबा वायर है। आगे बात करते हैं कि राइट हैंड थंब रूल से हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि भाई ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो राइट हैंड लेते हैं, अंगूठा हम रखते हैं करंट की डायरेक्शन में। देखिए जैसा फोटो बना हुआ है, अंगूठा रख दिया करंट की डायरेक्शन में, पंजे को मोड़ा, जिस डायरेक्शन में पंजा मुड़ रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा आप देख पा रहे हैं यहां के केस में मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बन जाएगा। ये बात भी पकड़ में आपके आ गई होगी कि ये रूल कैसे लगाते हैं। दूसरा ग्राफ की बात करते हैं, जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता है उससे आर डिस्टेंस दूर जो फॉर्मूला था वो था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका ग्राफ आपके यहाँ अक्सर पूछ लेते हैं, तो ये ग्राफ देखिए बड़ी सिंपल से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, लेकिन आप शब्द ध्यान भी नहीं रखेंगे तो बनाने को आएगा तो आप बहुत प्यार से बना देंगे। ये ग्राफ किसका है? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उससे आर डिस्टेंस दूर आर बढ़ाते घटाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ने वाला है। दूसरी बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। एक करंट कैरिंग लूप है सर्कुलर, उसके सेंटर पर भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है? तो वो ये बनता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये सब फॉर्मूले याद रखें, छोटे छोटे हैं, मजे से निकालते चले जाएंगे। ये देखिए कट्टम का जब निशान लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और डॉट का निशान जब लगाते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का कि आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो यहां पर देखिए जो, और ये लूप में अगर आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये मैंने रूल लिख दिया है। ये रूल क्या कहता है कि अपना राइट हैंड लें और करंट की डायरेक्शन में अपने पंजे को घुमाएं, जिस डायरेक्शन में आपका अंगूठा जा रहा है वो डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की। हो सकता है ये जो मैं वेबकैम लगा रखा है इसमें मिरर इमेज आ रही हो तो उसको एडजस्ट कर लेना। अपना राइट हैंड लो और करंट की डायरेक्शन में पंजे को घुमाओ, अंगूठा किधर है? अंदर की तरफ। तो यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको किधर दिख रहा? अंदर की तरफ। हमेशा लूप में ये लगाओगे तो बहुत आसानी से आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो करंट कैरिंग लूप की बात हो गई। अगली बात करते हैं कि जो करंट कैरिंग लूप है उसकी एक्सेस पर भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये देखिए इसकी एक्सेस है ना, यहां पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं और करंट कैरिंग लूप है, तो कितनी वैल्यू आती है इसकी? म्यू नॉट आई अपॉन आई आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है, आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 3/2, और वेक्टोरियली हम लोग लिख देते हैं तो ये इसका डायरेक्शन आई कैप लगा। यानी इस समय अगर हम बात करें वही लूप वाला फॉर्मूला लगा दो, ये देखिए उधर की तरफ जा रहा है। तो अगर आप इधर से देख रहे हो, इधर आंख बना देता हूं,
इधर से आप देख रहे हो और आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो अवे चला जाएगा करंट, और अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। सेंटर पे कितना होगा, तो सेंटर के लिए आर की वैल्यू फॉर्मूले में 0 पुट कर दोगे, पहले बता भी चुके हैं, वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये क्या है, जब आप सेंटर पर निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड और बहुत दूर चले जाते हो तो उस समय ये वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, क्योंकि जब बहुत दूर चले जाओगे तो ये कैपिटल आर एक तरीके का इसके सामने काफी छोटा हो जाएगा, तो नीचे से नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो ये आपका एक लूप है जिसकी एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की चर्चा की गई है। अब एक क्लॉक फेस रूल होता है, कोई भी लूप में अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, ये आप समझ गए होंगे, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस समय आपका बन जाता है नॉर्थ बेटा, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन की करंट है तो इसमें बन जाता है साउथ। देखिए इस तरह से, तो क्लॉक फेस रूल से आप नॉर्थ साउथ पहचान सकते हैं किसी लूप के अंदर तुरंत ही, और ये बड़ा हैंडी रहता है। अगली बात करते हैं बी अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप का। ये ग्राफ है बेटा, ये मैंने कुछ छोड़ा नहीं है जिससे आपको फायदा हो सके। इस फॉर्मूले के तहत ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका बी मैक्सिमम मिलता है सेंटर पर, और उसके बाद जैसे जैसे आगे जाते हैं ये डिप करता जाता है। तो ये एक करंट कैरिंग लूप है, उसकी एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड आर बढ़ाने घटाने पर कैसे बदलता घटता है, इसकी चर्चा यहां पर की गई है। अगली बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशंस के लिए, अगर ये सर्कुलर आर्क है, एक सेगमेंट है सर्कुलर शेप में, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है। अगर इस आर्क की लंबाई l है तो फॉर्मूला ये लगा देना इन फॉर्म ऑफ l, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, ए क्या है, इसकी रेडियस है, इनटू l। और अगर ये l नहीं दिया है, थीटा एंगल दिया है कि ये आर्क आपके सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, तो बिल्कुल आसानी से ये फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन ए, इन दोनों का रिलेशन वही एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्म में बनता है। तो इसको आप खट से याद कर लीजिए। सेमी सर्किल हो जाए तो सेमी सर्किल में देखिए थीटा कितना हो जाएगा, पाई के बराबर, तो यहां पाई रख दो और ये पाई पाई निपट गए, तो देखिए ये वैल्यू बन गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 4a। कितना आसान है, वेरी सिंपल, कि सेमी सर्किल हो आधा सर्किल तो उसके सेंटर पर एंगल बनेगा पाई, बस इसी में पाई रख दो, ये पाई ने इस पाई को मार दिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4a, फॉर्मूला तैयार है। कैसा भी हो, सेमी सर्किल हो, आधा सर्किल हो, कुछ छोटा बड़ा हो, सब का फंडा क्लियर कर देंगे आप। अगली बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की बेटा। एम्पियर सर्किटल लॉ में ये क्या बोलता है, ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, ये देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ बी क्लोज पाथ के ऊपर विद द नेट करंट विच प्रोवाइड्स द फील्ड, जो करंट प्रोवाइड कर रही फील्ड को। तो दिस इज द एम्पियर, ये मैंने लिख भी दिया, एग्जाम में लिखने को आए तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि एक क्लोज्ड पाथ पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर देते हैं तो म्यू नॉट इंटू आई नेट के ये बराबर होता है। इसका एक एप्लीकेशन भी मैंने बता दिया है जिससे कि आप बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकें। ये तो था आपका एम्पियर्स लॉ। सर सिंपल सी बात करें, करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो ये देखिए बी का डायरेक्शन और एल का डायरेक्शन एक ही दिशा में, इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा 0, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर। इस समय अगर मैं डीएल एलिमेंट की बात करूं तो डीएल एलिमेंट और बी के बीच एंगल 0 हो जाएगा। यहां आप बी डी एल कॉस 0 पुट कीजिए फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का, और बी क्योंकि कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगी जहां भी आप जाएंगे, तो बी का मैग्नीट्यूड सेम है, बाहर चलाया, और ये डीएल म्यू नॉट आई, और म्यू नॉट डीएल कितना होता है, टोटल इसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। ये देखिए बी का फॉर्मूला डिराइव कर दिया कि एक लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उससे बनने वाला आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा। किसकी हेल्प से, एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से। तो ये एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ है। बहुत ही शानदार तरीके से बात समझ में आ गई। अब देखिए सोलेनॉइड की बात करते हैं। अब ये सोलेनॉइड का जो किस्सा है भाई, आप जानते हैं सोलेनॉइड किसे कहते हैं। सोलेनॉइड की एक्सेस पर इसके लगभग बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है, ये टर्न डेंसिटी होती है। नंबर ऑफ एन की वैल्यू मैं यहां लिखना चाहूं तो नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, यानी टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और इसके एंड पर मैग्नेटिक फील्ड, इसके जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका आधा होता है, 1/2 म्यू नॉट एन आई। एंड पे देखिए मैंने लिख दिया, कोई बात छोड़ी नहीं है। इसी का फोटो या ग्राफ बनाते हैं आप, तो सेंटर पर बी आ गया और इसके एंड पर b/2 आ गया। इस तरह का ग्राफ बनता है किसका, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड, जिससे कि आपको एकदम कंफर्ट मिले, सारी चीज बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए। चलिए अगली बात चीज देखते हैं, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी जो चार्ज है जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में
मूव करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स की वैल्यू होती है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। वेक्टोरियल फॉर्म में अगर आप बात करेंगे तो क्यू वी क्रॉस बी। और ये ध्यान रखिए क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होता है वी और बी दोनों के। भाई ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो दिख ही रहा है। और यहां साइन क्यू का जो साइन है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस रख दीजिए, माइनस चार्ज है तो माइनस रख देंगे, यानी विथ साइन। प्लस चार्ज है तो इस डायरेक्शन में फोर्स निकाल दो, वेक्टर का राइट हैंड जो रूल होता है, थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, और अगर निगेटिव है तो उसकी उल्टी दिशा में माइनस आ जाएगा। इस केस में देखिए जो थीटा है वो बी और वी के बीच का होता है। स्पेशल केसेस अगर वी जीरो है, ये बड़ा पूछा जाता है आपके यहाँ कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो उसमें फोर्स कितना लगेगा। अरे भैया फोर्स कहां लगेगा, जीरो हो जाएगा, वी की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पूछा जाता है। दूसरा, अगर थीटा जीरो है यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो नो फोर्स, थीटा जीरो आ गया। थीटा जीरो पुट करोगे साइन जीरो जीरो होता है। तीसरा, थीटा अगर 90 डिग्री है तो जो मैक्सिमम फोर्स है वो क्यू वी बी के बराबर होगा जो आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये स्पेशल केस भी निपट जाते हैं। मुद्दा ये है कि अगर एक चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना करेगा, क्यू वी बी साइन थीटा डायरेक्शन के लिए सेकंड वाला वेक्टोरियल वाला वेक्टर वाला जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत प्रेम पूर्वक काम बन जाएगा। अगली बात करते हैं कि अच्छा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी होता है। ये लेफ्ट हैंड रूल कब काम आता है ना, कि जब हमारा जो फोर्स है चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर परपेंडिकुलर नहीं है ना तो आपको वेक्टर वाला फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। ये तो हमेशा लग जाएगा हर केस में। लेकिन अगर आपको परपेंडिकुलर मूवमेंट मिल जाए, जैसे कि ये देखिए चार्ज का मूवमेंट, ये चार्ज समझ लीजिए आप, करंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और ये डायरेक्शन बी की है, ये दोनों आपस में अगर 90 डिग्री में है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिए और ये फोर्स आपको दे देगा। लेफ्ट हैंड रूल सिंपली आप जान ही रहे, लेफ्ट हैंड लीजिए, तीनों उंगलियों को बंदूक बना लीजिए जेम्स बॉन्ड की, और फादर मदर चाइल्ड ऐसे बच्चे याद रख सकते हैं। तो फादर मदर चाइल्ड के हिसाब से आप लगा दीजिए। एफ फॉर हो गया फोर्स, मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर चाइल्ड करंट, है ना। बस ऐसे फिट कर दीजिए उसी डायरेक्शन में, एफ निकल आएगा। आप जहां फिट करेंगे उंगली को मैग्नेटिक फील्ड में और करंट के डायरेक्शन में इस वाली उंगली को, अंगूठा क्या दे देगा, फोर्स की डायरेक्शन। लेकिन ये काम कब करता है, जब करंट या पॉजिटिव चार्ज 90 डिग्री पर मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड तो लगेगा। अगर ये 90 डिग्री पर मूव नहीं कर रहा है तो वेक्टर वाला जो भी बताया था पीछे वाली स्लाइड में, है ना, पकड़ पाए होंगे दोनों का फर्क। वेरी गुड। अगली बात करते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है कि चार्ज की बात तो हो गई, उनकी कहानी समाप्त। अब चार्ज जब फ्लो करता है तो भैया करंट भी तो फ्लो होती है, तो अब करंट की बात करेंगे। करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें फिर हालचाल उसके क्या होंगे, भैया फोर्स खाएगा, क्योंकि जब चार्ज फोर्स खाता है और मूवमेंट ऑफ चार्ज करंट होती है तो कंडक्टर पे करंट फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना लगता है, आई एल बी साइन थीटा। आई करंट, एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी है मैग्नेटिक फील्ड और थीटा हो गया इनके एल और बी के बीच का एंगल। एल का डायरेक्शन किधर होता है, डायरेक्शन ऑफ आई। आप कहीं कंफ्यूज ना हो, बहुत ध्यान से बड़ी मेहनत से मैंने स्लाइड बनाई है, 6-8 घंटे स्लाइड बनाने में लग रहे हैं, इसलिए कि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। अब यहां पे देखिए जैसे मैंने बना रखा है, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। थीटा की वैल्यू 0 हो जाने का मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है। मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो भैया करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो हालचाल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर 90 डिग्री पर चले गए तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 90 पे चली गई, मैक्सिमम फोर्स। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों ने पढ़ा था, उससे आप करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। या यहां पर आपको मालूम ही है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का जो राइट हैंड स्क्रू रूल लगता है वो तो शानदार तरीके से लगता ही है। एक बार सीख लीजिए और जब तक फिजिक्स में ये सब आता रहेगा आप इस्तेमाल करते चलिए। इससे अच्छी बात क्या है, एक चीज सीखो हर जगह लगाओ। आगे की बातचीत करते हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो ये बड़ा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब ये होता बहुत सरल है, बच्चों जैसी बात है। अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर रखें, इसमें I1 जा रही है करंट, इसमें I2, अगर ये एक ही डायरेक्शन में करंट है, देखिए पैरेलल करंट्स का मतलब सेम डायरेक्शन की करंट, तो इसमें अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट्स। देखिए साफ तौर पे लिखा है, ये F1 F2 आपस में बराबर होते हैं लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये देखिए ये बात यहां पे लिख दी गई है, F वेक्टोरली लिखी है इसलिए माइनस साइन लगा दिया है। तो जितना वायर 1 पे फोर्स है उतना ही वायर 2 पे फोर्स है, एक दूसरे की दिशा अलग है। अगर यहां पर दोनों की अपोजिट करंट है, ये क्या है, एंटी पैरेलल करंट्स,
एंटी पैरेलल का मतलब होता है अपोजिट करंट्स, तो फोर्स जो लगेगा वो रिपल्शन का लगेगा, रिपल्स लिखा हुआ है। सेम डायरेक्शन करंट अट्रैक्ट्स, अपोजिट डायरेक्शन करंट्स रिपल्स, पकड़ लीजिए। अब यहां फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात की जाती है, यानी जो लेंथ ऑफ एक यूनिट लेंथ ले लें कंडक्टर की तो कितना फोर्स लगेगा, वो लगता है स्मॉल एफ इक्वल टू F2 अपॉन L, यानी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। I1 I2 इनमें फ्लो होने वाली करंट है, R है इनके बीच का सेपरेशन, बस। और अगर पूछ ले कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा तो F2 निकालने के लिए L से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या जाता है भाई, ये तो पर यूनिट लेंथ फोर्स है ना, पूरे कंडक्टर के लिए L से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। बहुत सरल है ये सब। और आगे बात करते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ये करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए करंट लूप रखा गया है और ये इसमें करंट फ्लो कराई जा रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसमें टॉर्क लगता है। वो टॉर्क कितना लगता है, NIBA sin थीटा। इसको घोट लीजिए, मेरे ख्याल से आपको तैयारी होगी। और टॉर्क की वैल्यू m क्रॉस b भी होता है। m क्या होता है यहाँ पर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो NIA के बराबर होता है। अगली स्लाइड में इसकी चर्चा है, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो टॉर्क याद रखें NIBA sin थीटा या m क्रॉस b। m है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल। अब इसी बात को और समझाने के लिए जो पीछे चर्चा की थी कि भैया m क्या चीज है, तो m होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए कॉइल, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड NIA के बराबर। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, I है करंट इन द लूप, A है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसकी बात करते हैं कि भैया इसका डायरेक्शन किधर निकालें, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए भी मैंने राइट हैंड थंब रूल की बात की है। यानी करंट के सेंस में अपना राइट हैंड, जो कि आप जरूर आपके पास होगा लेके आए होंगे, भूले नहीं होंगे, तो वो लूप की डायरेक्शन में अपने पंजे को मोड़ दीजिए, उंगलियों को। जिस डायरेक्शन में अंगूठा जा रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ M। ये देखिए ना यहाँ पर, इसको सेट करके देखिए, देखिए I के डायरेक्शन में सेट किया, M की डायरेक्शन निकल आई। बहुत मजेदार स्थिति है। अब ये पकड़ लिया इसका डायरेक्शन, बात खत्म हो गई। NIA मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आपके हाथ में। इसको वेक्टोरली NIA n कैप लिखा जाता है। n कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, जो मैंने बताया इसी डायरेक्शन में चला आएगा। और क्या करेंगे, ये बस मस्त रहिए, ये काम बन गया M का। अगली बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसे सिंपली गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं, कन्वर्जन की भी चर्चा करेंगे, बड़े प्रेम पूर्वक काम हो जाएगा। ये भैया काम क्या आता है, MCG शॉर्ट फॉर्म, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम क्या आता है। तो ये एक तो डिटेक्शन ऑफ करंट करता है कि भैया किसी सर्किट में करंट जा रही नहीं जा रही, हम पता करेंगे। और छोटी करंट नापता है, ध्यान रखिएगा, बड़ी करंट नापने के लिए एमीटर है, अगर इसमें बड़ी करंट भेज देंगे तो जल जाएगा, फूक जाएगा, जिसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। इसलिए जब हमको एम्पियर की करंट नापनी होती है, बड़ी मिली एम्पियर की भी, तो हम यूज करते हैं एमीटर। बहुत छोटी करंट्स के लिए गैल्वेनोमीटर से काम चलाया जा सकता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि करंट कैरिंग कॉइल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो आपको एक करंट डिपेंडेंट टॉर्क मिलता है और वो रोटेट कर देता है कॉइल को, जो प्रोड्यूस करता है एंगुलर डिफ्लेक्शन। करंट कैरिंग कॉइल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से वो कॉइल घूम जाती है। जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है वही उसी पे पॉइंटर लगा देते हैं, कांटा, उसे रीडिंग ले लेते हैं। यही बात देखिए, ये अल्फा क्या है, एंगुलर डिफ्लेक्शन लिखा है कि नहीं, हाँ वेरी गुड, मैंने सबको लिखा है। तो ये अल्फा क्या है, एंगुलर डिफ्लेक्शन, वो कांटा, ये कांटा ये बना हुआ है, पॉइंटर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मार्कर, कांटा, कुछ भी बोल दीजिए, मुद्दा वही है। तो अल्फा होता है NBA अपॉन K इंटू I के बराबर। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जो गैल्वेनोमीटर में लगाई गई है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल फिक्स हो गया, K है स्प्रिंग का कांस्टेंट, और I है करंट। यहां पे ये देखिए इतनी वैल्यू जो है बेटा जी सब कांस्टेंट है, तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है। और ये लीनियर रिलेशनशिप मिल रही है, इसके मतलब यहां पर जो हम रीडिंग बनाएंगे वो एकदम बराबर बना, स्केलिंग इक्वल डिवीजन में कर देंगे, यानी हमारा काम आसान हो जाता है, बड़े आराम से हम पॉइंटर को घुमा सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग कि हमारी लीनियर रिलेशनशिप मिल रही है। इसके मतलब डिविजन्स जो हैं, स्केल डिविजन्स, ये खाने बीच के, ये सब इक्वल रहेंगे अपने स्पेस में। बहुत अच्छी बात है, बात पकड़ में आई होगी। अब यहां कुछ बातें कि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाते वक्त एल्युमिनियम फ्रेम क्यों लेते हैं। ये जो कॉइलिंग होती है ना, जिसको हमने लपेटा होता है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल रहता है एल्युमिनियम का, उसके ऊपर तार लपेटते हैं। तो एल्युमिनियम क्यों लेते हैं, एल्युमिनियम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कंडक्टर है, इसकी वजह से इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोड्यूस होती है। उससे क्या होगा, ये जो कांटा है जब ये जाके रीडिंग देगा तो खट से रुक जाएगा, डेड बीट गैल्वेनोमीटर बन जाएगा और आपका काम सेट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से एल्युमिनियम बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से
इंटरैक्ट भी नहीं करता। तो ये फायदा आपको मिलता है। तो एल्युमिनियम क्यों यूज करते हैं, इसका जवाब। दूसरा, हेयर स्प्रिंग्स क्यों यूज करते हैं। ये जो हेयर स्प्रिंग है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की ही क्यों यूज होती है, ये सब आपके यहाँ पूछा जाता है। इसलिए कि इसका बहुत ही ज्यादा कम स्मॉल रिस्टोरिंग टॉर्क होता है पर यूनिट ट्विस्ट, जिसकी वजह से ये बहुत धीरे रोकती नहीं है पॉइंटर को, जहां तक पॉइंटर जाएगा थोड़ा थोड़ा ऐठन आती है, और इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जल्दी टूटती भी नहीं है। तो ये फॉस्फोरस ब्रांच इसलिए यूज होता है स्प्रिंग्स के अंदर। कुछ बातें और कि हम रेडियल फील्ड गैल्वेनोमीटर में क्यों बनाते हैं। भाई रेडियल फील्ड का मतलब होता है कि नॉर्थ साउथ है, ये अधिकतर पूरी फील्ड कंसंट्रेटेड होने लगती है इसके सेंटर पर। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है मैक्सिमम टॉर्क की, और टॉर्क यूनिफॉर्म हो जब ये कॉइल किसी भी डायरेक्शन में हो। ये दोनों चीज अचीव कर लेते हैं हम लोग रेडियल फील्ड से, कि रेडियल फील्ड में सेंटर पर देखेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी, और जब भी कॉइल किसी डायरेक्शन में जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड से वही एंगल बना रहा होगा, पोजीशन। तो टॉर्क हमेशा यूनिफॉर्म होगा इन ऑल पोजीशंस। इससे हमारा बहुत ही काम सरल हो जाता है। और इसको बनाते कैसे हैं रेडियल फील्ड? एक तो हम क्या करते क्या है कि इस जो मैग्नेट है ना, इसको सिलिंड्रिकली काट लेते हैं। ये देखिए, इसे घूमा हुआ है, ये देखो, ये कॉनकेव पोल्स बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए पहला तो कार्यक्रम कहते हैं इसको कॉनकेव पोल के फॉर्म में काट लेते हैं, ये देखिए। दूसरा, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल होती है एल्युमिनियम की, उसके अंदर एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन रख देते हैं। इन दोनों को करके हम स्ट्रॉन्ग रेडियल फील्ड बना सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग रेडियल फील्ड बनते ही क्या होगा, सेंटर पे टॉर्क मिलने वाला है मैक्सिमम बेटा जी, और जो टॉर्क इन इज यूनिफॉर्म इन ऑल पोजीशंस ऑफ एमसीजी गैल्वेनोमीटर में। ये बड़ा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं फिगर ऑफ मेरिट की। तो ये फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, जी आई अपॉन एल्फा। ये फॉर्मूला पहले लिखा था, वैल्यू हो गई के अपॉन एनबीए। इससे आप तैयारी कर सकते हैं कि फिगर ऑफ मेरिट किसे कहते हैं, सवालों या न्यूमेरिकल में आ जाए तो आप इसको संभाल पाए। अब बड़ी अच्छी बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर की। यानी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी से मतलब क्या है, थोड़ा सा भी करंट भेजें या थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए लगाएं, जरा से पोटेंशियल डिफरेंस या जरा सी करंट में उसका कांटा या पॉइंटर या मार्कर वो तेजी से घूम जाए, ज्यादा डिफ्लेक्शन दे दे, वो सेंसिटिविटी है। किसी को चुटकी काटो, बहुत तेज चलाया, तो वो क्या है, सेंसिटिव है। यही मुद्दा यहां है। थोड़ी सी करंट दी, थोड़ा सा वोल्टेज दिया, भाग खड़ा हुआ, तो कौन भाग खड़ा हुआ, पॉइंटर। तो उसका मतलब क्या हो गया, सेंसिटिव डिवाइस है। अभी सेंसिटिविटी यहां दो प्रकार की होती है। एक होती है करंट सेंसिटिविटी, जिसे आईएस से दिखाते हैं, और ये अल्फा अपॉन आई क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज। ये यूनिट करंट जब फ्लो करोगे तो कितना डिफ्लेक्शन है, ये एनबीए अपॉन के बराबर होता है करंट सेंसिटिविटी। दूसरी सेंसिटिविटी को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, वीएस। यहां भी मुद्दा क्या है कि जब यूनिट पोटेंशियल लगाओ तो कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये एनबीए अपॉन केआर के बराबर होता है। इस बात को आप पकड़ लीजिए। दो तरह की सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इन दोनों में रिलेशन भी मैंने लिख दिया, कुछ छोड़ा नहीं है। वीएस यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर। और क्या होता है बाय डेफिनेशन, ये भी मैंने आपको लिख के दिया है, जैसे आप क्लैरिटी से बात समझ पाए। बाकी तो मैं समझा ही रहा हूं। ये सेंसिटिविटी का मुद्दा हो गया। अब अगला मुद्दा होता है जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना हो या वोल्टमीटर में तो कैसे बदलेंगे। अरे बड़े प्यार से बदलेंगे, आइए देखते हैं। ये देखिए क्या है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने की बातचीत है। आप एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं। शंट क्या चीज होती है, वेरी लो रेजिस्टेंस। ये देखिए मैंने सब लिख दिया है, बता भी रहा हूं। व्हाट इज शंट? शंट होता है बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देते हैं, और ये पूरी डिवाइस जो डॉटेड लाइन से दिखाई, ये बन जाती है एमीटर। तो आई जो आ रहा है, गैल्वेनोमीटर तो बहुत कम करंट लेता है, तो आईजी थोड़ी सी चली गई। अधिकतर करंट, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस पाथ है, आई माइनस आईजी अधिकतर इधर से चली जाती है। तो शंट क्या करता है, गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता भी है, साथ साथ रेंज को काफी बड़ा कर देता है। गैल्वेनोमीटर को अगर आप एमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो एक शंट को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाना होगा। शंट की वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए, आईजी अपॉन आई माइनस आईजी इंटू जी। और आईजी यानी गैल्वेनोमीटर करंट इस तरीके से आ जाएगी। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, एस क्या है, शंट का रेजिस्टेंस, आई है करंट, और आईजी क्या है, गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन की करंट। ये आरए की बात करते हैं, ये रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है, जीएस अपॉन जी प्लस एस। क्योंकि ये शंट लगा है पैरेलल में तो इसकी टोटल वैल्यू शंट से भी कम हो जाती है। ये इसे बोलते हैं एमीटर रेजिस्टेंस। बन गया गैल्वेनोमीटर, एक एमीटर में चेंज कर दिया। अब गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में चेंज करेंगे फटाफट। तो देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करते हैं। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव डिवाइस है, करंट की वैल्यू कम झेल पाता है, इसके सीरीज में लगा देंगे आर हम लोग। क्योंकि आपको मालूम है कि वोल्टमीटर आप पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर लगाते हैं सीरीज में। तो जब पैरेलल में लगा देंगे तो आप चाहेंगे कम से कम करंट जाए, तो इसकी सीरीज में हम आर, काफी हाई आर लगा देते हैं।
और ये डिवाइस बन जाती है वोल्टमीटर। तो एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर की सीरीज में लगा देंगे, और ये आईजी निकालनी हो यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इन गैल्वेनोमीटर तो ऐसे निकलेगा। कितना रेजिस्टेंस निकालेंगे, लगाना पड़ेगा, ये V अपॉन IG माइनस जी से निकालेंगे। V क्या चीज हो गई, जितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट आपको है स्केल। RV की वैल्यू है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर R प्लस RG, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करिए अरविंद अकेडमी चैनल, और टॉप क्वालिटी के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और क्या आपको सपोर्ट चाहिए, मुझे जरूर बताइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।